नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही एक ऐसी खबरों पर भी हम फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। ये हमारा खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ये खबरें बताते हैं। तो फिर देरी ना करते हुए जल्दी से आपको ले चलते हैं खबरों के सफर की तरफ। और पहले आपको बताते हैं बीते हफ्ते की कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई बड़ी सुर्खियां। पहला नाम है ओएनजीसी का, जो कि देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। वेनेजुला पर बीते वीकेंड पर यूएस की ओर से हमला किया गया, उनके प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया गया। उसका संभावित असर ओएनजीसी के स्टॉक पर देखने को मिला। सब्सिडरी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी कि ओवीएल के जरिए वेनेजुला की 3 फील्ड्स में इस कंपनी की हिस्सेदारी है और इन प्रोजेक्ट से करीब $1 अरब के जो रिसीवेबल्स हैं वो भी इस कंपनी को आना बाकी है। हालांकि इस कंपनी ने कहा कि इम्पेयरमेंट को लेकर जहां ज़रूरी है कंपनी ने जो प्रोविजनिंग है वो कर रखी है। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि वेनेजुला में जो हालात बदल रहे हैं, यूएस अगर कंट्रोल में ले लेता है तो उससे भारत की कंपनियां या फिर भारत का जो अटका हुआ पैसा है वो वापस आ सकता है। और ओवीएल के करीब $1 अरब, जैसे मैंने कहा लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम लंबे समय से फंसी हुई है, जिसके अब रिकवर होने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसा पीटीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई और इसी का इम्पैक्ट हमने स्टॉक पर देखा भी। 5 जनवरी को एनजीसी का शेयर करीब 1.5% गिरकर ₹238.09 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। हालांकि शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी। इसके साथ साथ खबर यह भी थी कि आंध्र प्रदेश के मोरी 5 फील्ड में जो इनके वेल्स हैं वहां पर गैस लीकेज हुई है, ऐसा एक रिपोर्ट में निकल के सामने आया था। और उस पर कंपनी ने एक सफाई जारी करते हुए कहा कि गैस लीकेज के चलते किसी के भी हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। और इसके ऊपर हमने 6 जनवरी को इम्पैक्ट देखा। 6 जनवरी को एनजीसी के शेयर में खरीदारी लौटी और करीब 0.25% चढ़कर ये शेयर ₹241.90 के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। एप्टेल में सुनवाई के चलते इस हफ्ते आईईएक्स के शेयर में भारी उठापटक देखने को मिली। 6 जनवरी को मार्केट कपलिंग केस में एप्टेल में सुनवाई हुई, जिसमें सीईआरसी के फैसले से राहत की उम्मीद में शेयर उस दिन दौड़ता हुआ नजर आया। खबर यह थी कि सीईआरसी के वकील ने बोला है कि सुनवाई के दौरान बोला है कि एप्टेल को बताया इनफैक्ट उन्होंने कि 23 जुलाई को जो ऑर्डर आया था उसको वापस लेने के लिए वो एप्टेल से निर्देश लेने के लिए तैयार है। सीईआरसी के फैसले के बाद आपको याद होगा एक ही दिन में आईईएक्स का शेयर 30% लुढ़क गया था। इनफैक्ट खबर ये भी थी कि एप्टेल ने इस मामले में ये ऑब्जर्व किया है कि सीईआरसी के कुछ ऑफिसर्स के पैसा बनाने के लिए ये फैसला आया था, ये ऑर्डर आया था, क्योंकि सेबी की एक फाइंडिंग्स के मुताबिक सीईआरसी के कुछ ऑफिसर्स को केवल इस ऑर्डर के आने के चलते स्टॉक में 172 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा हुआ, यानी कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। और आईईएक्स यानी कंपनी का खुद इस मामले में कहना था कि सेबी के फैसले के अलावा, यानी कि सेबी की फाइंडिंग्स को अलग रख भी दें तो भी ये जो फैसला है ये गलत है और इसको रद्द किया जाना चाहिए। 6 जनवरी को आईईएक्स के शेयर में 14% तक का उछाल देखने को मिला और 10% से ज़्यादा चढ़कर ये शेयर ₹148.10 के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 6 जनवरी की शाम को आईईएक्स ने सफाई जारी की, क्योंकि शेयर में इतना बड़ा मूवमेंट था तो इनसे इंक्वायरी की गई। तो इन्होंने कहा कि एप्टेल की ओर से अभी तक कोई भी ऑर्डर या तो फिर निर्देश नहीं जारी किया गया है, लेकिन हाँ 9 जनवरी को मामले में फिर से सुनवाई होने वाली है। और इसी के चलते 7 जनवरी को आईईएक्स के शेयर में 4% का और उछाल दिखा और ये शेयर ₹154.78 के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। फाइनली 9 जनवरी यानी कि शुक्रवार को मार्केट कपलिंग मामले में एप्टेल में फिर से सुनवाई हुई। मार्केट कपलिंग ऑर्डर वापस लेने पर सीईआरसी की ओर से फिलहाल कोई भी स्पष्टता या फिर क्लैरिटी नहीं आती हुई दिखी है। कपलिंग ऑर्डर वापस लेने पर सीईआरसी के वकील ने और समय की मांग की है और एप्टेल की ओर से सीईआरसी के फैसले पर रोक लगने की उम्मीद थी। यही कारण है कि शेयर में 9 जनवरी को सुनवाई के बाद आईएक्स का शेयर ₹137.70 तक लुढ़क गया और अच्छी खासी गिरावट लेकर ही बंद होता हुआ नजर आया। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के एनसीडी इशू को शानदार रिस्पांस मिला है। 1000 करोड़ रुपए का एनसीडी इशू था जो कि खुलने के 45 मिनट में ही, जी हां, पौने घंटे में ही पूरा भर गया। 10 मिनट के अंदर 500 करोड़ रुपए का जो बेस ऑफर था वो पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था और केवल 45 मिनट लगे इस 1000 करोड़ रुपए के एनसीडी इशू को पूरे होने में, जो कि 19 जनवरी तक खुला रहेगा। एनसीडी इशू को कॉर्पोरेट कैटेगरी से सबसे ज़्यादा बोलियां मिली हैं। इसके अलावा संस्थागत, एचएनआई और रिटेल निवेशकों से भी इस इशू को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छे रिस्पांस के बावजूद 9 जनवरी को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 2% गिरा और बीते पूरे हफ्ते की बात करें तो शेयर 5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका है।
बायोसिमिलर मार्केट में बायोकॉन की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस में हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस में 3 ऑन्कोलॉजी बायोसिमिलर्स ये कंपनी अनवील करने वाली है। इनकी सब्सिडरी कंपनी है जिनकी ओर से ये बायोसिमिलर्स दिखाए जाएंगे और नए बायोसिमिलर्स जो आएंगे उससे ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो में कंपनी के विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही साथ इस कदम से ग्लोबल बायोसिमिलर मार्केट में इस कंपनी की स्थिति और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। 7 जनवरी को इस खबर पर शेयर ने रिएक्ट किया। उस दिन बायोकॉन का शेयर इंटरडे में अच्छे उछाल के बाद करीब आधा % ऊपर 387 रुपये 5 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। पिडिलाइट की एक सब्सिडरी कंपनी में शेयर स्वैप हुआ है। दरअसल इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है पिडिलाइट वेंचर्स, जिसे हम पीवीपीएल के नाम से भी जानते हैं। उसने अपना हिस्सा ट्रांसफर किया है। पेपरफ्राई में इनके पास हिस्सेदारी थी जो कि टीसीसी कॉन्सेप्ट को ट्रांसफर की गई है और ये पूरा प्रोसेस हुआ है 100% शेयर स्वैप के जरिए। इस ट्रांजैक्शन के बाद पीवीपीएल के पास, क्योंकि शेयर स्वैप हुए हैं, तो इनके पास टीसीसी कॉन्सेप्ट की करीब 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी आई है। प्रोमोटर्स ने यानी कि कंपनी ने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि ये डील रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाना चाहिए और टीसीसी कॉन्सेप्ट में प्रोमोटर्स का किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। 7 जनवरी को पिडिलाइट के शेयर में डे लो से अच्छी रिकवरी हुई और करीब 0.25% ऊपर ये शेयर 1514 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। आईपीओ लॉक इन खुलने से टाटा कैपिटल का शेयर इस हफ्ते दबाव में नजर आया। 7 जनवरी को इस कंपनी के 3 महीने का आईपीओ लॉक इन खत्म हो गया, जिसके तहत करीब 7.25 करोड़ शेयर या यूं कहें करीब 2% हिस्सेदारी ट्रेडिंग के लिए बाजार में उपलब्ध हो गई। लॉक इन खुलने वाले शेयरों की अगर आप कीमत की बात करें तो वो 2,573 करोड़ रुपए की थी। इतनी कीमत के शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए आ गए, बिकने के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए आ गए और इसका इम्पैक्ट हमने 7 जनवरी को देखा। उस दिन टाटा कैपिटल के शेयर में गिरावट के बाद रिकवरी तो हुई, लेकिन शेयर करीब 127% नीचे 360 रुपये 60 पैसे के दाम पर जाकर बंद हुआ। इसी तरह मीशो का भी आईपीओ लॉक इन खुलता हुआ दिखा, जिस वजह से शेयर में लोअर सर्किट भी लग गया। 7 जनवरी को ही उसी दिन इस कंपनी का 1 महीने का आईपीओ लॉक इन खत्म हुआ। करीब 11 करोड़ शेयर या यूं कहें 2% हिस्से के जब बराबर शेयर हैं वो ट्रेडिंग के लिए बाजार में उपलब्ध हो गए और इनकी कीमत 1,973 करोड़ रुपये बताई गई, जिसके बराबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गए। उस दिन यानी कि 7 जनवरी को मीशो के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लग गया और शेयर 173 रुपये 13 पैसे के दाम पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। इंसेंटिव मिलने से बालाजी अमीन्स का शेयर इस हफ्ते जोश में नजर आया। कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया है। 7 साल के लिए इस कंपनी को 258 करोड़ रुपए के इंसेंटिव मिलेंगे। इसके लिए इस कंपनी को योग्य बताया गया है। पहला इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट और 100% स्टैम्प ड्यूटी वेवर इस कंपनी को मिलेगा। इनकी चिंचोली एमआईडीसी में जो यूनिट 4 का एक्सपेंशन होने जा रहा है उसके तहत इनको इंसेंटिव मिलेंगे। इस खबर के चलते बालाजी अमीन्स के शेयर में 8 जनवरी को डे हाई के करीब 14% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 1223 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने से पनेशिया बायोटेक के शेयर में उत्साह देखने को मिला। कंपनी ने डेंगू के वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। डेंगू वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का एनरोलमेंट इस कंपनी की ओर से पूरा किया गया है और भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि स्वदेशी डेंगू का वैक्सीन बनने जा रहा है। 17 साल का लंबा रिसर्च का पीरियड है जो कि इस कंपनी ने देखा है और उसके बाद फाइनल स्टेज में ये कंपनी पहुंचती हुई दिखी है। 10,335 लोग हैं जिनके ऊपर इसका ट्रायल किया गया है और अब होगा क्या, जो फाइनल स्टेजेस हैं उसमें अगले 2 साल तक इन लोगों को कंपनी की ओर से ट्रैक किया जाएगा। फाइनल ट्रायल में या फिर ट्रायल फेज पूरा होने से 8 जनवरी को पनेशिया बायोटेक के शेयर में 12.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 432 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। रॉयटर्स की रिपोर्ट से बीएचईएल के शेयर में इस हफ्ते भारी उठापटक देखने को मिली। पहली खबर ये थी कि चीन की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर सरकारी ऑर्डर्स में हिस्सा लेने को लेकर जो रोक लगी हुई है, जो कर्ब्स लगे हुए हैं, उसको सरकार हटा सकती है। ऐसा रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में निकल के सामने आया था और उस दिन यानी कि 8 जनवरी को बीएचईएल का शेयर 10% तक का लुढ़क गया था। 8 जनवरी को बीएचईएल का शेयर 10% से ज़्यादा लुढ़का और 271 रुपये 75 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 9 जनवरी को 2 खबरें थी जिसमें एक क्लैरिफिकेशन भी था। पहली खबर ये थी कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए इस कंपनी ने सप्लाई शुरू की है। अंडरस्लंग ट्रैक्शन कन्वर्टर्स की सप्लाई इस कंपनी की ओर से शुरू की गई है। दूसरा, जो पहले खबर थी कि चीनी कंपनी को अप्रूवल दे दिया गया है सरकारी ऑर्डर्स में पार्टिसिपेट करने का, उसके ऊपर सरकार ने यानी कि वित्त मंत्रालय ने पूरी तरह से खंडन कर दिया। जो रॉयटर्स की रिपोर्ट आई थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। यही कारण है कि 9 जनवरी को बीएचईएल के शेयर में रिकवरी देखने को मिली। शेयर 285 रुपये 50 पैसे तक उछला, लेकिन क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ देखने को मिली।
इन्फोसिस ने कॉग्निशन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। डेविन और कॉग्निशन के एआई सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए ये पार्टनरशिप की गई है और आपको बता दें कि इस पार्टनरशिप के तहत डेविन को जो इंटरनल इंजीनियरिंग सिस्टम्स हैं उसमें पूरी तरह से रोल आउट किया जाएगा, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रफ्तार आएगी और टाइम टू मार्केट में कमी देखने को मिलेगी। 8 जनवरी को इस खबर के चलते इन्फोसिस में खुलते ही डे हाई लग गया और बाद में करीब 1.5% नीचे 1613 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। आईडीएफसी बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कमी की है। कुछ अकाउंट्स में 2% तक यानी कि 200 बेसिस पॉइंट तक ब्याज को कम किया गया है। जो 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। पहले की तरह उनके ऊपर 3% ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन 1 से लेकर 10 लाख के जो डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर ब्याज की जो दर है उसे 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ब्याज घटने से जाहिर सी बात है बैंक के मार्जिन इंप्रूव होंगे और इससे मुनाफे में भी सुधार होने की उम्मीद है और यही कारण है कि 8 जनवरी को खबर के बाद आईडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 3% की तेजी रही और 2% की मजबूती लेकर ये शेयर 86 रुपये 7 पैसे के स्तर पर सेटल होता हुआ दिखा। मिडवेस्ट लिमिटेड को माइनिंग से जुड़ा एक बड़ा ऑर्डर लगा है। कंपनी को क्वारी लीज वर्क ऑर्डर मिला है। आंध्र प्रदेश के माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट से कंपनी को यह ऑर्डर मिला है। काफ़ी प्रतिष्ठित ऑर्डर है, जिसमें प्रकाशम जिले में रंगीन क्वार्ट्जाइट ब्लॉक निकालने की जो इजाज़त है वो कंपनी के हाथ लगी है। आपको बता दें कि ये इजाज़त कंपनी को 30 साल के लिए मिली है, जो कि 21 हेक्टेयर ज़मीन या यूँ कहे करीब 52 एकड़ ज़मीन है, जिसकी लीज कंपनी के हाथ लगी है। 6 जनवरी 2026 से लेकर 5 जनवरी 2056 तक ये लीज वैलिड रहेगी। 8 जनवरी को मिडवेस्ट लिमिटेड के शेयर में शुरुआती मजबूती देखने को मिली, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी हो गई और शेयर करीब 6.25% नीचे 1702 रुपये के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। बजाज ग्रुप ने अपनी इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। इन दोनों कंपनियों का नाम है बजाज जनरल और बजाज लाइफ, जिसमें 23% हिस्सा खरीद की जो प्रक्रिया है वो ग्रुप की ओर से पूरी कर ली गई है। बजाज ग्रुप ने दोनों इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनमें हिस्सेदारी खरीदी है और ये खरीदी गई है अलायंस से 21,390 करोड़ रुपए की रकम में। दोनों इंश्योरेंस कंपनियों में ग्रुप की हिस्सेदारी अब बढ़कर 75% के पार पहुंच गई है। इसके ऊपर 9 जनवरी को बजाज फिनसर्व के शेयर ने रिएक्ट किया और उस दिन 2014 रुपये 20 पैसे का हाई लगाने के बाद ऊपरी स्तरों से ये शेयर मुनाफा वसूली की चपेट में आता हुआ नजर आया। आंध्रा सीमेंट्स का ओएफएस आया और ये प्रीमियम पर आता हुआ दिखाया। आपने सही सुना है, ओएफएस के जरिए सागर सीमेंट, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, वो 8.14% हिस्सेदारी बेचेगी और ये 2 दिन में होगा, 9 जनवरी और 12 जनवरी। 9 जनवरी यानी कि शुक्रवार और 12 जनवरी यानी कि आने वाला सोमवार। 9 जनवरी को रिटेल निवेशकों, नॉन रिटेल के लिए और सोमवार को रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा। न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करने के लिए ओएफएस लाया गया, जिसका फ्लोर प्राइस 72 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो मौजूदा प्राइस था 69 रुपये का, उससे देखें तो 4.3% प्रीमियम पर ये जो ओएफएस का फ्लोर प्राइस है वो तय किया गया। और 9 जनवरी को 2 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा आधा गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका था। प्रीमियम पर ओएफएस आया, जिस वजह से 9 जनवरी को आंध्रा सीमेंट के शेयर में एक समय 10% का अपर सर्किट लग गया था। हालांकि क्लोजिंग उन स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली के साथ थोड़ी उन स्तरों से नीचे देखने को मिली। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाये भुगतान को आसान कर दिया है। एजीआर राहत पर कैबिनेट के फैसले पर डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की पुष्टि आ गई है और ये आई थी 9 जनवरी के दिन यानी कि शुक्रवार को, जिसके मुताबिक 2026 से 2031 तक यानी कि 6 साल तक कंपनी को हर साल 124 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। उसके बाद 2032 से 2035 तक 4 साल तक इनको सालाना 100 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान करना होगा। जो बाकी बची रकम है वो 2036 से 2041 तक धीरे धीरे इस कंपनी को चुकानी होगी। अगले कई सालों तक कंपनी पर जो दबाव है वो कम होता हुआ दिखेगा और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनालिस्ट का ऐसा अनुमान था कि इस कंपनी को हर साल करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान करना होगा। 9 जनवरी को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 12 रुपये 52 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी हो गई और शेयर लाल निशान में जाकर सेटल होता हुआ दिखा। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा भी, हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, आपको उस सेगमेंट की तरफ ले चलते हैं और इस सेगमेंट में पहली खबर है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर। क्यों आई है ये कंपनी इस सेगमेंट में? देखिए, जून 2024 के बाद आरएल के शेयर में इस हफ्ते सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। 6 जनवरी का दिन था जिस दिन ये शेयर 5% तक का लुढ़क गया था और 5 जनवरी को ही शेयर ने यानी कि एक दिन पहले ही 1611 रुपये 80 पैसे का ऑल टाइम हाई छुआ था। तो ऑल टाइम हाई छूने के बाद अगले ही दिन शेयर में जून 2024 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके ऊपर कंपनी ने खंडन किया।
खंडन के बावजूद शेयर में हमने बिकवाली देखी और खबर ये थी कि रूसी तेल से भरे 3 जहाज या 3 टैंकर्स कंपनी की जो जामनगर रिफाइनरी है उसकी तरफ जा रहे हैं, ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आया था, जिसके ऊपर कंपनी ने खंडन भी कर दिया। कंपनी ने कहा कि रूसी तेल से भरे जहाज जामनगर आने की खबर पूरी तरह से झूठी है और कंपनी को कोई खेप नहीं मिली है। इनफैक्ट कंपनी ने यहां तक कह दिया कि 3 हफ्ते से कोई खेप नहीं मिली और जनवरी की डिलीवरी भी किसी भी तरह की जनवरी में भी डिलीवरी आने की उम्मीद नहीं है। 6 जनवरी को इस सफाई के बावजूद आरआईएल का शेयर करीब 4.5% गिरकर 1507 रुपये 70 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 7 जनवरी को भी कंपनी ने एक सफाई जारी करी, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस से तेल इंपोर्ट का शेयर की गिरावट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है। इनफैक्ट कंपनी ने यह भी कहा कि जनवरी में रूसी तेल नहीं खरीदने की बात को हम दोहराते हैं और रूस से जो 3 टैंकर जामनगर रिफाइनरी की तरफ आ रहे हैं, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी उसके ऊपर ब्लूमबर्ग ने सफाई जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये टैंकर रिलायंस की रिफाइनरी की तरफ नहीं कहीं और जा रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास यानी कि कंपनी के पास फिलहाल कोई भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव जानकारी नहीं है। सेबी के सारे नॉर्म्स और एक्सचेंजेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका हम पूरी तरह से अनुपालन करते हैं। 7 जनवरी को आरआईएल के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में रिकवरी जरूर आई, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी होगी और शेयर करीब 1/4% गिरकर 1504 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। सिप्ला के पार्टनर को लेकर इस हफ्ते एक बुरी खबर आई, जिस वजह से ये ऑन द रडार सेगमेंट में इस बार आया है। अहम पार्टनर को लेकर यूएस एफडीए ने, जो कि यूएस का ड्रग रेगुलेटर है, उसने आपत्तियां जारी की है। एक दवा है जिसको लेकर यूएस में बिक्री होने वाली है, उसको लेकर फार्माथेन नाम की एक कंपनी है जिसके साथ कंपनी ने पहले से पार्टनरशिप कर रखी है और ये कंपनी आपको बता दें फार्माथेन ग्रीस की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फार्माथेन की फैसिलिटीज़ में कंप्लायंस से जुड़े गैप पाए गए हैं, ये यूएस एफडीए की जांच में निकल के सामने आया है और इसी के ऊपर 7 जनवरी को शेयर में 5% तक की गिरावट देखने को मिली और करीब 4% गिरकर ये शेयर 1467 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 8 जनवरी को कंपनी की ओर से एक सफाई आई, जिसमें कंपनी ने कहा कि यूएस एफडीए के हाल ही के इंस्पेक्शन फार्माथेन यानी कि इनकी जो पार्टनर है उससे जुड़े हुए हैं, इसका कंपनी से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है और यूएस में कंपनी का ये पार्टनर है और ये यूएस में दोनों कंपनियां मिलकर इसको बनाती हैं ये जो इंजेक्शन है और यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशन का आंकलन अभी जारी है, तो इम्पैक्ट क्या होगा उसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बाजार इसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिखा और 8 जनवरी को फर्स्ट हाफ में शेयर में रिकवरी आई, लेकिन बाद में फिर से मुनाफा वसूली हावी होगी और आधा % नीचे ये शेयर 1460 रुपये 60 पैसे पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। वेदांता के शेयरधारकों के लिए ये बेहद दुखद वाला हफ्ता था। बेहद दुखद खबर इस कंपनी को लेकर आई, जिसमें चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया। जी हाँ, स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे वो और 49 साल के थे अग्निवेश अग्रवाल, जिनका इलाज चल रहा था और दुखद बात यह है कि इलाज के दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट की वजह से ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा और अनिल अग्रवाल, उनके पिता का कहना था कि ये जीवन का सबसे दुखद दिन था उनके लिए। 8 जनवरी को इस खबर के बाद शेयर 4% से ज़्यादा टूटा और करीब 3% नीचे 603 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 9 जनवरी को फिर से खबर थी, जिसमें कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंशन को लेकर एक सफाई जारी की। उसमें कंपनी ने कहा कि सितंबर 2025 में पेट्रोलियम मंत्रालय के कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर कंपनी ने सफाई जारी की। उसमें कंपनी ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन पहले ही दाखिल कर दी गई है, जिसके तहत सरकार और जो अन्य पार्टीज हैं उनको यथास्थिति यानी कि स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नोटिस ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। 9 जनवरी को वेदांता के शेयर में मामूली सी गिरावट के बाद निचले स्तरों से रिकवरी आई और शेयर मजबूती के साथ ही सेटल होता हुआ नजर आया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। एक और ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक से जुड़ी हुई, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। बहुत आसान है, ज्वाइन बटन आप प्रेस कीजिए किसी भी वीडियो पर आकर, उसके बाद कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होंगे, पेमेंट कर दीजिए, प्लान चुनिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। तो इसी के साथ आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।